अगर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो क्या प्रोसीजर होगा? या फिर नोटिफ़िकेशन भी दोबारा होगा? अगर कोई सेल को सेट असाइड कराना चाहता है तो वो कैसे करा सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर ऑर्डर 21 के अंदर रूल 86 से लेकर 90 तक। पिछली वीडियो में हमने 80 से लेकर 81 से 85 तक पढ़ा था, आज 86 से 90 तक, और इससे अगली वीडियो में हम इससे आगे लेकर चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेल सेट असाइड कैसे हो सकती है, अगर पेमेंट नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट की सूरत में क्या प्रोसीजर होगा, क्या नोटिफ़िकेशन दोबारा जारी किया जाएगा, इन सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले रूल 86। रूल 86 के अंदर बताया गया है प्रोसीजर इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट। जैसे 85 में पढ़ा कि ये प्रोसीजर है, 84 में पढ़ा ये प्रोसीजर है अदा करने का, 85 में उसका टाइम बताया है, अब 6 में बता रहे हैं कि अगर उस टाइम में अप्लाई पेमेंट नहीं करते तो क्या होगा? In default of payment within the period mentioned in the last preceding rule, the deposit may, if the court thinks fit, after defraying the expenses of the sale। तो फिर ये होगा कि जो वो 25% जमा करा चुका है, उसके अंदर अदालत पहले तो सेल का खर्चा निकाल लेगी और फिर बी फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट, और फिर हुकूमत उस रकम को फॉरफिट कर लेगी, ज़ब्त कर लेगी। एंड द प्रॉपर्टी शैल बी रीसोल्ड, और जायदाद को भी दोबारा सेल किया जाएगा। एंड द डिफॉल्टिंग परचेजर शैल फॉरफिट ऑल क्लेम टू द प्रॉपर्टी or to any part of the sum of for which it may subsequently be sold। और जो डिफॉल्टिंग परचेजर है उसका सारा क्लेम भी फॉरफिट कर लिया जाएगा जो उसका प्रॉपर्टी के ऊपर है, और जो डिफॉल्टिंग परचेजर होगा उसका सारा क्लेम भी फॉरफिट कर लिया जाएगा पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर या प्रॉपर्टी के किसी भी जुज़ के ऊपर उसका, या प्रॉपर्टी के किसी ज़रसमन सम के ऊपर उसका कोई भी क्लेम है तो वो भी फॉरफिट कर लिया जाएगा। दूसरी सेल में उसको कुछ नहीं मिलेगा। इस रूल का ये मतलब है। उसके बाद रूल 87 के अंदर बताया गया है नोटिफिकेशन ऑन रीसेल। एवरी रीसेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द परचेज मनी विद इन द पीरियड अलाउड फॉर सच पेमेंट shall be made after the issue of a fresh proclamation in the manner and for period herein before prescribed for the sale। तो जो नया नोटिफिकेशन होगा उसके लिए नई प्रोक्लेमेशन होगी, उसके लिए नया टाइम बताया जाएगा और उस टाइम के अंदर उसकी फ्रेश प्रोक्लेमेशन भी होगी, और जो पेमेंट के लिए, यानी कि पिछली पेमेंट के लिए जो पीरियड बताया था, अगर उसके अंदर पेमेंट नहीं होती तो नया नोटिफिकेशन, नई प्रोक्लेमेशन और फिर नई सेल की जाएगी। 88 में बताया गया है बिड ऑफ को शेयरर टू हैव प्रेफरेंस। जैसे हमने यहाँ पर भी को शेयरर के बारे में पढ़ा था कि अगर को शेयरर आ जाता है, जैसे 77 के अंदर हमने पढ़ा था मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कि वहाँ पर भी अगर एक और बंदा आ गया, एक को शेयरर आ गया, तो को शेयरर की बिड को तरजीह दी जाएगी। यहाँ पर भी यही है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक और बंदा आ गया है और एक को शेयरर आ गया, दोनों ने बोली लगाई है और सेम बोली लगाई है, तो को-शेयरर की बोली को तरजीह दी जाएगी। वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड इज़ अ शेयर ऑफ इन एन अनडिवाइडेड immovable property and two or more persons of whom one is a co-sharer respectively bid the same sum for such property or for any lot, the bid shall be deemed to be the bid of the co-sharer। तो co-sharer की bid को bid समझा जाएगा। 89 में बताया गया है एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन डिपॉजिट वेयर immovable property has been sold in execution of a degree। अगर एक immovable property एग्जीक्यूशन में सेल कर हो गई है, बिक चुकी है, either any person either owing such property or holding an interest therein by virtue of a title acquired before such sale। अब कोई बंदा आ जाता है और वो कहता है कि मेरा इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, या ये प्रॉपर्टी मैं ओन करता हूँ और इस सेल से पहले मैं ओन करता हूँ, तो फिर क्या होगा? मे अप्लाई टू हैव द सेल सेट असाइड ऑन हिज डिपॉजिटिंग इन कोर्ट। तो वो उस सेल को सेट असाइड करा सकता है किस शराइत के ऊपर? बाय डिपॉजिटिंग इन कोर्ट, क्या? फॉर पेमेंट टू द परचेजर इज सम इक्वल टू 5% ऑफ द परचेज मनी। जो परचेज मनी है, खरीदार ने जितने की वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसका 5% वो खरीदार को पे करेगा, फिर एप्लीकेशन देगा। दूसरी शर्त, फॉर पेमेंट टू द डिक्री होल्डर द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल एज दैट फॉर द रिकवरी ऑफ विच द सेल वाज ऑर्डर्ड लेस एनी अमाउंट विच मे सिंस द डेट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल हैव बीन रिसीव्ड बाय द डिक्री होल्डर। एक तो 5% परचेज़र को देगा, दूसरा डिक्री होल्डर को सारी कीमत अदा करेगा जितने की डिक्री थी, जिसके लिए उसने प्रोक्लेमेशन और सेल सारा सब कुछ कराया है। जितने उसने पैसे लेने थे, वो सारे पैसे भी डिक्री होल्डर को अदा करेगा। शर्त यह है कि जो डिक्री होल्डर प्रोक्लेमेशन से पहले या प्रोक्लेमेशन तक कुछ अगर ले चुका है पहले, तो वो उसको नहीं दिए जाएँगे, वो लेस कर लिए जाएँगे। बाकी जितने पैसे भी डिक्री होल्डर के बनते हैं, वो उसको दे दिए जाएँगे।
आगे बताया जा रहा है वेयर ए पर्सन अप्लाइज अंडर 90 टू सेट असाइड द सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी he shall not unless he withdraws his application be entitled to make or prosecute an application under this rule। आगे रूल 90 आ रहा है, उसमें और ग्राउंड्स हैं सेट असाइड कराने के। अगर रूल 90 के तहत सेट असाइड करा रहा है तो फिर रूल 89 के तहत एप्लीकेशन को ना वो दे सकता है, ना वो इस एप्लीकेशन को प्रोसिक्यूट कर सकता है। 90 में क्या प्रोसीजर है, 90 के क्या ग्राउंड्स है, वो हम 90 में पढ़ते हैं। अगर रूल 90 वाली एप्लीकेशन है तो 89 वाली को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। अगर वो एप्लीकेशन दे चुका है, जब तक उस एप्लीकेशन का फैसला नहीं होता, इस रूल की एप्लीकेशन ना दे सकता है, ना इसको प्रोसिक्यूट कर सकता है। 3 में बताया गया नथिंग इन दिस रूल शैल रिलीव द जजमेंट डेटर फ्रॉम एनी लायबिलिटी he may be under in respect of cost and interest not covered by the proclamation of sale। ये जो हम पढ़ रहे हैं कि एप्लीकेशन को सेट असाइड करा रहा है, ये सिर्फ उस ग्राउंड पर होगी कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल, सेल के प्रोक्लेमेशन के अंदर जो बातें की गई हैं या जो सम दिया गया है, लिया गया है या देना है, उसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट, कोई कॉस्ट जजमेंट डेटर के ऊपर बन रहा है तो वो उससे इस्तिस्ना उसको हासिल नहीं है, वो उसके लिए वैसे का वैसा लाइबल होगा। प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल के अंदर जो चीज़ें कवर नहीं हो रही, उनके लिए जजमेंट डेटर वैसे का वैसे लाइबल रहेगा। उसके बाद रूल 90 के अंदर बताया गया है एप्लीकेशन टू सेट असाइड ऑन ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड। इरेगुलरिटी बेज़ाब्तगी या फ्रॉड, फ्रॉड की वजह से अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इरेगुलरिटी हुई है, एप्लीकेशन दे सकता है सेट असाइड कराने की। वेयर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन में बेच दी गई, the decree holder or any person entitled to share in a rateable distribution of assets or whose interests are affected by the sale may apply to the court to set aside the sale on the ground of a material irregularity of fraud in publishing or conducting it। डिक्री में, एग्जीक्यूशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल हो गई। अब कोई बंदा वो कहता है कि एसेट्स के अंदर मेरा भी रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे इंटरेस्ट हैं, मैं इस सेल से अफेक्ट हुआ हूँ, वो अदालत को आकर अप्लाई कर सकता है कि इस एग्जीक्यूशन में, इस सेल में फ्रॉड हुआ है, इस पब्लिकेशन में, इसकी कंडक्टिंग में फ्रॉड हुआ है, इरेगुलरिटी हुई है, मुझे भी दादरसी मेरी भी की जाए। दो प्रोवाइजो हैं। Provided that no sale shall be set aside on the ground of irregularity or fraud unless upon the facts proved the court is satisfied that the applicant has sustained substantial injury by reason of such irregularity or fraud। जब तक substantial injury और irregularity और fraud को वो साबित नहीं करेगा एप्लीकेंट, तो उसकी एप्लीकेशन के ऊपर सेल को ना तो सेट असाइड किया जाएगा और ना ही उसकी दादरसी सुनी जाएगी, जब तक कि वैलिड रीज़न अदालत को नहीं देता। आगे बताया जा रहा है provided further that no such application shall be entertained unless the applicant deposits such amount not exceeding 20% of the sum realized at the sale or furnishes such security as the court may direct। और एक और शर्त भी यह है कि जब तक वो सेल जितने की हुई है, उस सेल के ऊपर वो, यानी कि जितने की सेल हुई है उसमें से 20% जब तक वो अदालत में जमा नहीं कराता, तब तक भी उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा अनलेस द एप्लीकेंट डिपॉजिट सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ द सम रियलाइज्ड एट द सेल। जो सेल के अंदर बोली लगी थी, जितने की वो प्रॉपर्टी बिक गई थी, उसका 20% अगर अदालत में जमा नहीं कराता या कोई सिक्योरिटी अदालत में नहीं देता, तो अदालत उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर रूल 86 से लेकर 90 तक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।